नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त बड़ी खबरों पर बातचीत करने का, बड़ी खबरों पर नजर डालने का। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश, बिहार और असम के दौरे पर रहेंगे। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन भी पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा और ये कुछ ही मिनटों के अंदर ये उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 2025 का आज शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भोपाल में किया जाएगा। समिट में 32,000 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत होगी। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो निवेशक आते हैं वो वहां पर स्थिति का नियंत्रण लेते हैं, हाव भाव देखते हैं और वहां पर निवेश करने का सोचते हैं। उसके बाद ये आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। प्रधानमंत्री मोदी आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी जीएस का उद्घाटन करेंगे। यह 2 दिवसीय समिट मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर केंद्रित होगा। इस समिट में कई बड़े उद्योगपति और विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पीएम मोदी राज्य की नई औद्योगिक नीतियों का भी अनावरण करेंगे। यह समिट मध्य प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण आज माना जा रहा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आज बिहार भी पीएम मोदी जाने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर आज देश के कई राज्यों में पीएम मोदी का ये दौरा रहेगा। अलग अलग राज्यों में जाकर दौरा करेंगे। मध्य भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक आज पीएम मोदी का जो डंका है वो बजने वाला है। एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में आज हैं और दूसरे दिन में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। हर एक नजरिए से तैयार किया गया है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वो सुरक्षा हो या फिर बाकी अन्य सुविधाएं हो, उनको पहले से ही तैयार किया गया है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने के लिए बागेश्वर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। और आज यानी 24 फरवरी को पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे और ये भोपाल में होगा। भोपाल के बाद उनका बिहार दौरा है, पूर्णिया और भागलपुर में पहुंचेंगे और फिर असम दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। सुभाष जी, पीएम मोदी का ये दौरा, कल ही हमने इस पर बातचीत की थी और कल कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। क्या तैयारियां हैं और क्या खास इसका आउटकम निकलकर आ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो है तो भोपाल में हो रही है और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी, जिसमें कि देश विदेश के कई जो उद्योगपति हैं वो आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अनंत संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, वो आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट के रूप में जो है तो बहुत बड़ा जो है तो एक इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के लिए होने जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर मीट का जो है तो उद्घाटन करने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं सुभाष जी सरकार की तरफ से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? क्योंकि ये जहां भी जिस भी प्रदेश में होता है तो वहां पर एक अलग तरीके का आयोजन होता है, एक खास तैयारियां होती हैं ताकि वहां पर जो बाहर से आए हुए उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उस बात से कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा निवेश उस राज्य में किया जाए। जी निश्चित तौर से लगभग 3 माह से जो है तो भोपाल को खूबसूरत बनाने की जो है तो तैयारियां जारी थी। भोपाल के कोने कोने को सजाया गया है, भोपाल की सड़कों को दुरुस्त किया गया है और इसके अलावा भोपाल की जो फिजा है वो काफी बदल गई है, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है भोपाल, ताकि जो उद्योगपति हैं वो भोपाल में आए तो उनको लगे कि निश्चित तौर पर जो भोपाल का और प्रदेश का मिजाज है वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेहतर है। और कहीं ना कहीं जो है तो भोपाल की राजधानी को सजाने के लिए प्रदेश सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपया जो है तो विगत कुछ दिनों में खर्च किया है, जिससे राजधानी काफी जो है तो खूबसूरत दिखाई दे रही है और यहाँ पर उद्योगपतियों के ठहरने के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और उनके लिए विशेष व्यंजन जो है तो प्रदेश के कोने कोने की जो व्यंजन है, चाहे वो मिलेट्स हो
या आदिवासी व्यंजन हो, मालवा के व्यंजन हो, इन सबको भी जो है तो विशेष काउंटर से जो है तो सजाया गया है, ताकि जो देशी और विदेशी इन्वेस्टर हैं, उद्योगपति हैं, वो भोपाल में आकर के और इन स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ ले। और साथ ही साथ जो है तो प्रदेश का माहौल इतना खुशनुमा है कि और सभी जो यहाँ पर फैसिलिटी है, डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री, उनका कहना है ये है कि एक ही काउंटर से जो है सभी परमिशन दी जाएंगी उद्योगपतियों के लिए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो। तो जिस तरीके से इन्वेस्टर मीट में यदि उद्योगपति यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें एक ही काउंटर पर वो सारी चीजें बता दी जाएंगी जिन परमिशन की आवश्यकता है, और वो जो है तो MOU करेंगे और साथ ही साथ उनको परमिशन मिल जाएगी, ताकि वो अपने उद्योगों को यहाँ पर जल्द से जल्द स्थापित कर सके और प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिल सके। जी बिल्कुल सुभाष जी, इस पूरे इन्वेस्टर्स समिट को जो है वो सत्रों में बांटा गया है, सेशंस में इसको डिवाइड किया गया है। क्या क्या मुख्य चीजें हैं जो इन सेशंस में रहने वाली हैं, जिन पर मुख्यतः नजर रहेगी? देखिए, सेक्टर आधारित जो है तो ये सब है, सेक्टर के हिसाब से इसको बांटा गया है। फिर पार्टनर कंट्री सेशन रहेगा, फिर थीमेटिक सेशन रहेगा, फिर CAI मीटिंग्स रहेंगी। उसके अलावा सेक्टर आधारित सत्र भी हैं, प्री बिड सेशन है, पार्टनर कंट्री सेशन है, थीमेटिक सेशन है, इन्वेस्टर मध्य प्रदेश समापन का सत्र है। तो इस तरीके से इनको जो है लगभग 8-9 भागों में बांटा गया है, और सभी सेशन में जो है तो अलग अलग तरीके की जो है तो बातचीत होगी और प्राथमिक बातचीत होगी। उसके बाद में जब पूरी डील हो जाएगी तो उस पर MOU होंगे, और साथ ही साथ जो उद्योगपति हैं उनको लगे हाथ जो है तो सारी फॉर्मेलिटी के लिए कागजात बता दिए जाएंगे, ताकि वो उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करें और अपना उद्योग जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में स्थापित कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुभाष जी, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, और ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे मध्य प्रदेश को काफी फायदा भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। PM मोदी आज किसानों को बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। एक बड़ी जानकारी, फिर से किसान सम्मान निधि की आज 19वीं किस्त जारी होगी, और इसके लिए PM मोदी ने बिहार की धरती को चुना है। भागलपुर से ये जारी की जाएगी किस्त, और किसान के खाते में सीधे 2000 रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर होंगे, और इसमें 9.80 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इतने लाभार्थियों को इससे फायदा मिलेगा, और 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। और खास बात यह है कि 22,000 करोड़ रुपए में से 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए आवंटित किया जाएगा। बिहार के किसानों को इससे फायदा मिलेगा, और कई किसान हैं जिनको इसका सीधा फायदा आज मिलने वाला है। PM मोदी के साथ CM नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। दोनों नेताओं को साथ में देखा जा सकता है, जो इस वक्त गठबंधन में भी हैं, चाहे बिहार हो या फिर केंद्र में हो। और उस नजरिए से देखा जाए तो उस नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है, और विपक्ष को भी ये एक संदेश दिया जाएगा कि NDA साथ में है। बिहार में चूंकि चुनाव भी हैं, इससे पहले PM मोदी ने अपना जो जीत का रथ है, जो अश्वमेघ घोड़ा है, वो सीधे दिल्ली से बिहार की तरफ मोड़ कर दिया है, और अब पूरा फोकस बिहार की तरफ रहने वाला है। ये एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है, लेकिन आज जो ये कार्यक्रम है, जो किसानों को ये सौगात मिलने वाली है, ये एक ऑफिशियल क्लिक होगा, और ऑफिशियल क्लिक माने तो सरकार की तरफ से ये पैसा एक क्लिक के अंदर उन सभी किसानों के खातों में जाएगा जो इसके लाभार्थी हैं, जो इसके उसमें फॉल कर रहे हैं, और उन सबको इसका फायदा मिलने वाला है। ये 19वीं किस्त होगी, भागलपुर से किसानों के खाते में सिंगल क्लिक करके पहुंचाई जाएगी, और इसमें 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से 22 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी, और इसमें PM किसान सम्मान निधि योजना शामिल है। इसी के तहत किया जा रहा है, यानी PM किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत वर्ष 2019 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, और इसमें PM किसान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए हर साल 3 किस्तों में किसानों के खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं, और इस योजना से किसानों को काफी फायदा भी मिल रहा है। अब तक इस योजना के तहत 18 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं, और अब 19वीं किस्त यहां से प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे। भागलपुर इसके लिए जगह चुनी गई है। आगे बढ़ेंगे। बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां पर आज बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होनी है, और मुख्यमंत्री योगी ने यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की है। और आपको बता दें, ये बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं, और इसके लिए बधाई भी
सीएम की तरफ से दी गई है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को बधाई दी गई है, ये सीएम ने बधाई दी है और सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम योगी ने कहा आप सभी पूर्ण आत्मविश्वास धैर्य से परीक्षा में शामिल हों, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मोटिवेट करने का काम किया है, भरोसा देने का काम किया है और उन्हें आत्मविश्वास देने का काम किया है, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें या उनके मन में कोई दबाव ना हो, किसी भी तरह का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो जिस वजह से उनके एग्जाम्स, उनकी परीक्षाएं अच्छी ना हो या फिर विफल हो जाएं। ये इसलिए खुद मुखिया, जब प्रदेश का मुखिया इंस्पिरेशन देता है तो जाहिर सी बात है इसका मेंटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सभी के लिए एक बहुत सुंदर सा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 10वीं और 12वीं में जो सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आप सभी पूर्ण आत्मविश्वास, धैर्य और क्षमता के साथ इन परीक्षाओं में बैठें और उसी बल पर आप इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करेंगे। आपके पास आत्मविश्वास होगा, डर दूर होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो परीक्षाएं हैं वो भी बेहतर होंगी। तो कुल मिलाकर इन परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी निगरानी बनाई हुई है। कोई वहां पर नकल ना हो या इस तरह की चीजें ना हो, ये भी इनका भी ध्यान रखा गया है। कोई भी अनियमितता इन एग्जाम्स के बीच, पेपर लीकेज का मामला या बाकी अन्य मामले हैं, ये निकलकर सामने ना आए जिससे प्रशासन पर या संबंधित जो अधिकारी हैं, विभाग हैं, उस पर कोई तरह के सवाल खड़े हों। तो उसके लिए हाईकमान से लेकर जिला प्रशासन के हर अधिकारी तक जो हैं वो इन परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह की जिम्मेदारी सौंपी है और उसको निभाने के लिए फिलहाल प्रशासन का हर वो बड़ा अधिकारी भी तैयार दिखाई दे रहा है। और इसी के संदर्भ में आज परीक्षाओं को लेकर बहुत सुंदर तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद इन परीक्षाओं को लेकर उन विद्यार्थियों को, उन अभिभावकों को, उन अध्यापकों को बधाई दी है जो इस पूरे प्रकरण में अपना एक हिस्सा होते हैं। परीक्षार्थी एक परीक्षार्थी बच्चा होता है, लेकिन उन परीक्षाओं को कराने के लिए भी अध्यापकों की ज़रूरत पड़ती है और उनका भी एक अहम रोल होता है। और साथ साथ जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल इन परीक्षाओं में निभाते हैं। तो उनके लिए भी एक खास मैसेज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और ये कहा है कि भाई ये दिनचर्या का सहज हिस्सा मानकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। इसको आप बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत लें, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड आप लेते हैं या इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपको लगेगा कि भाई परीक्षा आज हो रही है तो इसके लिए मुझे बहुत दबाव रखना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप सोचिए कि आज भी नॉर्मल दिन है, आज भी सामान्य दिन है, बिल्कुल सामान्य चल रहा है और इसी आप अंदाज में जाइए, इसी माइंड से जाइए, इसी संतुलन से जाइए। तो इससे संतुलन से आप जाते हैं तो आपकी परीक्षा बेहतर बनेगी। तो आपको बता दें यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बधाई दी है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को बधाई दी है ये सीएम ने और सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं, ये भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। टेलीफोन लाइन पर गौरव पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, आज की परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जाहिर सी बात है हर परीक्षा महत्वपूर्ण होता है। आज से यूपी बोर्ड की शुरू हो रही हैं और उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन सभी छात्र छात्राओं को मुबारकबाद दी है और खास बात ये कही है कि सामान्य दिन को आप इसको समझिए कि ये भी एक वही दिन है जैसे बाकी दिन होते हैं, ताकि कोई अलग सा दबाव जो है वो परीक्षार्थियों के मन में ना रहे। बिल्कुल, देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं आज और परीक्षाओं की शुरुआत होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं। तकरीबन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में
सम्मिलित होने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा को सबसे कठिन परीक्षा भी मानी जाती है, क्योंकि अब जो है, हालांकि अब 2012 के बाद से जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम जरूर शुरू हो गया है यूपी बोर्ड में, लेकिन फिलहाल भी यूपी बोर्ड में सबसे अधिक बच्चे बैठते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तकरीबन 5 लाख से अधिक बच्चे हाई स्कूल में और इतने इससे 2 गुना ज्यादा बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा एग्जाम देने जा रहे हैं। ये परीक्षा एक लंबे पूरे मार्च के होली के पहले तक चलेगी। अलग अलग परीक्षाएं हैं जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 12 मार्च के बाद से शुरू होंगी, उसके पहले सभी लिखित परीक्षाएं होंगी। बिल्कुल। और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ने भी बधाई दी है उन सभी छात्र छात्राओं को जो इस बोर्ड की परीक्षाओं में प्रतिभाग लेने जा रहे हैं, एग्जाम देंगे, और सभी को उन्होंने बधाई भी दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बेहद निष्ठा के साथ अपनी परीक्षा को पूर्ण करें, परीक्षा दें और परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार ना करें। रिजल्ट बेहतर होगा अगर आपकी परीक्षा की गई मेहनत बेहतर होगी। जी गौरव, कितने सारे केंद्र स्थापित किए गए हैं परीक्षाओं को लेकर और किस किस तरह की तैयारियां हैं? और कुछ ऐसे केंद्र भी होते हैं जो थोड़ा संवेदनशील होते हैं, जहां पर ज्यादा निगरानी बनाए रखनी होती है, उन पर कैसे नजर बनाई गई है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, फिलहाल अगर राजधानी लखनऊ की बात करूं तो राजधानी लखनऊ में 87 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 100 से अधिक केंद्र बने हैं, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि उड़नदस्ता भी मौजूद रहेगा समय समय पर निगरानी रखने के लिए। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया का एक उद्देश्य है कि परीक्षा को किस तरीके से नकल विहीन बनाया जाए। नकल विहीन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुचारू रूप से कार्य करेगी। हर जगह पर जो नजदीकी थाना है वहां से भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। किसी प्रकार की चीटिंग या जो दलाल लग जाते हैं परीक्षाओं को कराने में, या जो कुछ स्कूल सेंटर पूरा खरीद लेते हैं बच्चों को पास कराने की जिम्मेदारी का नाम लेते हुए, उन तमाम लोगों पर निगरानी रखी जाएगी और ऐसे लोगों को सख्ती भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। गौरव पांडे इस वक्त हमारे साथ जानकारी बता रहे थे। आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो बता दें, विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होगी, जो पहले ही सरकार ने साफ कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाएंगे और अरविंदर सिंह लवली का नाम प्रोटेम स्पीकर का नाम आ रहा है। नए स्पीकर का भी आज चुनाव होना है। 3 दिवसीय सत्र के हंगामेदार होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष ने पहले दिन ही अपने संकेत, अपना विजन साफ कर दिया है और आतिशी जिस प्रकार से पहले दिन से ही सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है, जाहिर सी बात है अब जब पहली कैबिनेट में महिलाओं को लेकर या महिला सम्मान योजना को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो अब जाकर यहां पर महिला सम्मान योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा इस विधानसभा सत्र में बन सकता है। इसके साथ साथ जो कैग रिपोर्ट्स की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी कि 14 कैग रिपोर्ट्स पेंडिंग है, जो पिछले सत्रों में विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई हैं, उनको रखने का काम किया जाएगा, जिससे सरकार की जो कहीं ना कहीं नीतियां हैं उसका भी पूरा जो चला है वो भी सामने आएगा कि आखिर सरकार ने क्या क्या किया है, कितना पैसा कहां पे खर्च किया है। और खास तौर पर बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकार में काफी हद तक भ्रष्टाचार हुआ है और कई मामले गिना के भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने रखे गए थे। सबसे पहले शराब घोटाला मामला सामने आया, शीश महल का आया और इस तरह से कई जो आरोप हैं वो पिछली सरकार पर लगे हुए हैं। तो जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेगी। और इस वक्त आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेगी सपा। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ कदम आगे बढ़ाने का फिलहाल फैसला किया गया है। इस बार विधानसभा में सहयोगी दलों को अधिक सीटें नहीं देंगी और ये आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखेगा, अखिलेश यादव ने कहा है। आगामी विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ाएंगे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ। इस बार विधानसभा में सहयोगी दलों को अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ कदम आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के लिए सपा अधिक सीटें नहीं देगी, लेकिन विभिन्न राज्यों में इंडिया गठबंधन के समाप्त होने का ऐलान हो रहा है।
और इसमें राजद, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तृणमूल कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे इस तरह के बयान देते रहे हैं। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक इस तरह के बयानों से न सिर्फ खुद को अलग रखा है, बल्कि ये भी कहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखेगा। एक और बड़ा संकेत अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ ही मिलकर आगे चुनाव लड़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें भी सामने आई थी। न सिर्फ खबरें बल्कि इसका साफ तौर पर असर भी कई चुनाव में देखा गया था। लखनऊ से बिजली महकमे की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सेज सर्किल की ट्रांसफर की खबर चलने के बाद एमडी ने संज्ञान लिया है। एक और बड़ी खबर बिजली महकमे के हवाले से आ रही है और सेज सर्किल की ट्रांसफर की खबर चलने के बाद एमडी ने संज्ञान लिया है। चीफ अमौसी रजत जुनेजा ने एमडी को गोलमोल जवाब दिया है। तो आशुतोष ने पैसा लेकर बिजली चोरी छोड़ी थी, ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। बिजली महकमे की बड़ी खबर का ये तीसरा दिन और सेज सर्किल के ट्रांसफर की खबर चलने के बाद मंध्याचल एमडीए ने मामले का संज्ञान लिया। इसमें चीफ अमौसी रजत जुनेजा ने एमडी को गोलमोल जवाब दिया है। जेई आशुतोष को बचाने के लिए चीफ और सर्किल ऑफिसर भी एमडी को गुमराह कर रहे हैं। इसी को लेकर ये खबर आ रही है। आशुतोष ने पैसा लेकर छोड़ी थी बिजली चोरी, तभी चीफ मेहरबान हुए और बड़ा सवाल कि कब आखिर इस पर कार्रवाई होगी। ये खबर हमने भी आपको दिखाई थी और इस खबर के जरिए आपको जानकारी दी थी। आनंद जायसवाल संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। आनंद, इस खबर को हमने पहले भी दिखाया था और अब जरा क्या अपडेट है इस पूरी खबर में, बताइएगा। बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हमारे चैनल पर खबर चलने के बाद एमडी भवानी सिंह खरगोश जो मध्यांचल के एमडी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से जो संज्ञान लिया था, उसके बाद इन्होंने चीफ से पूछा भी ये जो ट्रांसफर्स हैं वो कैसे हुए, तो चीफ ने साफ साफ तरीके से उनको गुमराह करते हुए बता दिया कि ये ट्रांसफर स्वयं रिक्वेस्ट मोड पे हुए हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी कोई भी अगर 3 जेईओ को जिस तरीके से तबादला हुआ था, वो तीनों को एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई थी और ये सारे जो तबादले हुए थे वो प्रशासनिक आधार पे हुए थे। लगातार जो चीफ रजत जुनेजा हैं और जो सर्किल अफसर हैं भविष्य सक्सेना, वो कहीं ना कहीं आशुतोष को पूरी तरीके से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि जिस तरीके से आप वायरल वीडियो में देख रहे होंगे कि वो उपभोक्ता से कहता है कि भाई अब आप बिजली चोरी करेंगे तो 6 गुना ज्यादा जुर्माना बनेगा। उसका जो सेकंड वीडियो में उसी का स्टाफ उनसे जो पैसा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए कई चीजों पे जो आशुतोष को बचाने का जो मुख्य अभियंता काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि खुद मोहनलालगंज में 8 साल से आशुतोष श्रीवास्तव जमे हुए हैं। उसके बाद इनका ट्रांसफर करके इनको बिजनौर में कर दिया जाता है। तो पूरी तरीके से एक जो जुगलबंदी जिसको कह सकते हैं कि अपने जो प्यारे जेई हैं उनको कहीं ना कहीं उनका सर्किल नहीं चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि लेसा का सबसे हॉट सीट मानी जाती है बिजनौर और मोहनलालगंज। जो सेस का जो पूरा सर्किल है वो काफी हॉट और लगातार जो अधिकारी हैं बड़ी पैरवी करा के वहां पे जाने के प्रयास में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आशुतोष को बचाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रजत जुनेजा भी सवालों के घेरे में आ सकते हैं। शीतल, बिल्कुल आनंद, देखिए इस तरह का साठगांठ और इस तरह का झोलमोल अगर अपने विभाग के अंदर ही हो तो इसका क्या संदेश बाकियों को दिया जा सकता है? देखिए, संदेश की बात करें तो लगातार जो इनकी छवि थी वो पूरी तरीके से मोहनलालगंज में बड़ी विवादित रही है, क्योंकि जब लगातार जो जिस तरीके से हम लोग ने कल भी इस खबर को चलाया था कि जिस तरीके से ओटीएस चल रहा है, ओटीएस पे ना ध्यान देते सिर्फ अपने हित में के लिए सारी ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री बराबर ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, वायरल वीडियो में भी आप देख रहे हैं पैसे का, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे साफ साफ एक मैसेज जरूर जा रहा है कि अधिकारियों की सरपरस्ती में आशुतोष श्रीवास्तव जो वहाँ का जेई है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आशुतोष श्रीवास्तव बिजनौर में गए हैं, ट्रांसफर करा के समय अभी भी उनकी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनको किसी और जगह ना करके सिर्फ बिजनौर में ही कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत गंभीर मामले ऐसे निकलकर सामने आते हैं जो विभागीय के मामले अंदर के मामले होते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।